अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था। आज हम उसी लेक्चर को जो है वो एक्सटेंड करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि व्हाई वी नीड टू स्टडी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट डिसिप्लिन। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये देखा कि किस तरीके से लोग जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं और किस तरीके से जो लोग हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज में रहते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। मतलब हमने उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया था जो एक इकोनॉमिकली देखे जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में और डेवलप्ड कंट्रीज में। फिर हमने इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे कि जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज में मौजूद हैं, वहाँ रिसर्च डिग्रीज जो है वो उसमें इन्वॉल्व हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हैं। सो दीज स्टूडेंट्स फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रेस्ड टू स्टडी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। तो एक ये भी रीज़न थी। और उसके अलावा अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया में तकरीबन 40% पॉपुलेशन ऐसी है विच इज़ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो एक ये पॉइंट भी जो है वो हमें मोटिवेट करता है कि हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन जो है वो स्टडी किया जाए। तो हमने ये पॉइंट्स जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम उसे एक्सटेंड करते हैं। द डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, जिस तरह मैं प्रीवियसली वर्ड यूज़ करता आया हूँ प्रीवियस लेक्चर में, डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज या लेस डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज, तो बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है वो अब वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में इन वर्ड्स को यूज़ करने से अवॉइड करता है, डेवलपिंग या डेवलप्ड। बेसिकली जिस तरह मैंने बताया था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये एक ब्रॉड बेस्ड कंसेप्ट है। ये एक कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है जिसे हम अचीव कर लें और फिनिश इट, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है और जो प्रोसेस होता है उसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं। मतलब हम एक लेवल अचीव करते हैं तो उसका मज़ीद कोई बेहतर लेवल हमारे सामने आ जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई, जैसे आप पाकिस्तान में देखते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, तो क्या वो कोई लेवल है उनका कोई अचीव कर लेते हैं? क्या वो मज़ीद एफर्ट करना स्टॉप कर देते हैं? नहीं, मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी तरह एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी एक प्रोसेस है जिसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कंट्री जो है ये डेवलप्ड है या ये मतलब इसने ये लेवल सारे अचीव कर लिए हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की है उसकी डेफिनेशन भी रिवाइज होती रहेगी। रिवाइज होने से मतलब है कि उसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रहेंगी। जब इम्प्रूवमेंट्स आती रहेंगी हम उन इम्प्रूवमेंट्स को अचीव करने में लगे रहेंगे। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है ये एक प्रोसेस है। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो अब वर्ल्ड को जो है वो बजाय डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी की बजाय वो वर्डिंग यूज करता है लो इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज एंड हाई इनकम कंट्रीज। अब जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, मतलब उसका कहने का ये है कि हाई इनकम कंट्रीज हैं तो वो अगर वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जो मौजूदा डेफिनेशन है उस पर पूरा उतर रहे होंगे तो फिर वो जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमीज कहलाएंगी, अदरवाइज वो डेवलप्ड में नहीं आएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल इनकम कंट्रीज हों और वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की करंट डेफिनेशन में पूरा उतर रहे हो तो फिर वो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज कहला सकती हैं। तो इसलिए जो वर्ल्ड बैंक है वो वर्ल्ड को डिवाइड करने के लिए अकॉर्डिंग टू इनकम
अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम, ये 3 कैटेगरीज जो है वो करता है। एक है लो इनकम कंट्रीज, दूसरी है मिडिल इनकम कंट्रीज और थर्ड है हाई इनकम कंट्रीज। मिडिल इनकम कंट्रीज को वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, एक है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज और दूसरा है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। As of July 2019, the World Bank income classification by GNI per capita are as follows. GNI per capita के लिहाज से उसने डिवाइड किया गया है। if the countries have countries have income lower than or equal to $1,026, they will considered as the low income countries, and the countries with GNI per capita ranging from $1,026 per annum to $3,995 dollar per GNI per capita per annum are considered as a lower middle income countries, and for the upper middle income countries, the GNI per capita ranging from $3,996 to $12,375 are considered as the upper middle income countries, and the countries with income $12,376 and more are considered as the high income countries. तो ये इनकम के लिहाज से जो है वो कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक लो इनकम कंट्रीज हैं, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं एंड हाई इनकम कंट्रीज हैं। मिडिल इनकम की 2 क्लासिफिकेशन बनाई हुई है, एक लोअर एंड अपर। तो इस तरीके से कंट्रीज को जो है वो पर कैपिटा इनकम के लिहाज से जो है वो डिफरेंशिएट किया गया है। What do we mean by development? बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक टर्म है, एक प्रोसेस है जिसको हम डिफाइन करते हैं और उस पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, जबकि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उसकी करैक्टरिस्टिक्स को किस तरीके से हमने अचीव करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इटसेल्फ एक प्रोसेस है, एक टर्म है जिसको हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज सारे उसको अचीव कर रहे हैं, डेवलप कंट्रीज भी इवन लो इनकम कंट्री, ये आप कह लें बेहतर है, लो इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज, इनको अचीव करने में लगे रहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। जबकि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करेंगे या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो करैक्टरिस्टिक्स है उनको कैसे अचीव करेंगे। सो यू कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन लिव्स and capabilities by raising people's level of living, self-esteem and freedom. ये बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की करंट डेफिनेशन है मौजूदा। कहता है ये प्रोसेस है फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन लिव्स, जितने भी ह्यूमन हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का प्रोसेस है। अब ऑब्वियसली क्वालिटी इम्प्रूवमेंट तो आती रहेगी। क्या ऐसा है कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज में लोग हैं उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज में या जो हाई इनकम कंट्रीज में लोग हैं उनको भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो इट इज़ अ प्रोसेस एंड कैपेबिलिटीज बाय रेजिंग पीपल्स लेवल ऑफ लिविंग, सेल्फ एस्टीम एंड फ्रीडम। हम ये इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल्फ एस्टीम क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है। फर्दर करंट डेफिनेशन है, हम इसे फर्दर इसकी जब डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। On the other hand, development economics is a subject, the study of how economies are transformed from stagnation to growth, from low income to high income status, and overcome problems of absolute poverty, unemployment, and inflation.
डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बेसिकली एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम स्टैग्नेशन से ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, किस तरीके से लो इनकम कंट्रीज जो वो हाई इनकम कंट्रीज की तरफ मूव कर सकते हैं, किस तरीके से जो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से उनको हम टैकल कर सकते हैं, ये हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक टर्म्स है जिसको हमने ऊपर डिफाइन किया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। यहां तक क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन हो आप मुझे ड्यूरिंग लेक्चर भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आती है जूम में रेज हैंड की, आप हैंड रेज करके जो है वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रीवियस हमने अभी डेफिनेशन डिस्कस किया वो एडवांस डेफिनेशन है। हम उसकी डेफिनेशन को वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट से जिस तरह इसको डिफाइन किया था वहाँ से लेकर चलेंगे और एडवांस डेफिनेशन तक आएंगे। हम देखेंगे किस तरीके से ये एक प्रोसेस है, किस तरीके से इसकी डेफिनेशन में इम्प्रूवमेंट आती गई हैं फर्दर, और ताकि हम जब पीछे से देखेंगे कि कैसे इम्प्रूवमेंट्स आती गई हैं तो आगे हमें फर्दर भी अंदाजा हो सकेगा कि मजीद इसकी डेफिनेशन में कैसे इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम पहले कैसे इसको डिफाइन करते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को या इसको मेजर करते थे। डेवलपमेंट हैज ट्रेडिशनली मीन्ड अचीविंग सस्टेन्ड रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम पर कैपिटा। अब देखें जिस तरह मैंने कहा था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन किया था और मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ को भी जो है वो 3 स्टेप्स में डिफाइन किया था। आप कह लें कि इसमें मैंने आपको फर्स्ट से लेकर थर्ड तक बताया था, आप ये कह सकते हैं, रैंक भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था इंक्रीज इन जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इसको क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज इस सेंस में किया कि अगर प्राइस लेवल बढ़ता जाए, अगर प्राइस लेवल बढ़ता जाए तो जीडीपी तो इंक्रीज होती जाएगी, चाहे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सेम रहे। तो इसका सेकंड मैंने इसको इंप्रूव डेफिनेशन ये दी, इंक्रीज इन रियल जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। देन इसको भी क्रिटिसाइज किया इस सेंस में कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ती जाएगी, तो हम पॉपुलेशन का फैक्टर भी निकालना चाहते हैं। तो फिर हमने इसकी थर्ड रिवाइज्ड डेफिनेशन ये दी, इंक्रीज इन इनकम पर कैपिटा, जीएनआई पर कैपिटा कह लें या जीडीपी पर कैपिटा कह लें या सिंपल इनकम पर कैपिटा कह लें, इंक्रीज इन इनकम पर कैपिटा इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर हमने ये डेफिनेशन दी इकोनॉमिक ग्रोथ की जो करंट टाइम्स में भी प्रिवेल करती है। Per capita income is equal to total income divided by total population. So you can say that GDP per capita is equal to total GDP divided by total population. इस तरीके से हम पर कैपिटा इनकम निकाल लेते हैं। अब इसमें पॉपुलेशन का फैक्टर भी निकल गया। मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी जीडीपी जो है वो 2% ग्रो करती है और उधर आपकी पॉपुलेशन भी 2% ग्रो करती है तो आपकी इनकम पर कैपिटा इनकम विल रिमेन सेम। तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने के लिए ये जरूरी है कि आपकी जीडीपी जो इंक्रीज हो रही है दैट विल बी ग्रो फास्टर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन से ज्यादा तेजी से जो है वो आपकी जीडीपी जो है वो इंक्रीज करे, फिर आपकी इनकम पर कैपिटा जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ट्रेडिशनल मेजर्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो ये था कि इकोनॉमिक इनकम पर कैपिटा अगर इंक्रीज हो रही है तो उससे हम कहते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। और इनकम पर कैपिटा इंक्रीज होने का मतलब है कि आपका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है दैट इज हायर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तभी जो है वो इनकम पर कैपिटा में इजाफा होगा। अब देखें अगर आप करंट टाइम्स में देखें तो करंट टाइम्स में इसको हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ लेते हैं,
कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। तो ट्रेडिशनल मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक यही है कि उस वक्त जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऐसे ही मेजर किया जाता था। देन उसके बाद इसकी इम्प्रूव डेफिनेशन आई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। Economic development in the past has also been typically seen in terms of the planned alteration of the structure of production and employment so that agriculture's share of both declines and that of the manufacturing and services industry increases. This is named as a structural change. कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम में इजाफा हो और साथ में स्ट्रक्चरल चेंज हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगी ये। इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया। स्ट्रक्चरल चेंज को यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। स्ट्रक्चरल चेंज बेसिकली दो तरीकों से यहाँ पे डिफाइन की गई है और ये दोनों आप सिनोनिम्स भी कह सकते हैं और आपस में इंटरलिंक भी हैं। एक हो रहा होगा तो दूसरा भी अंडरस्टूड है हो रहा होगा। स्ट्रक्चरल चेंज को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन भी मैं डिफाइन करता हूँ, स्ट्रक्चरल चेंज को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी डिफाइन करते हैं हम। देखें इकोनॉमी के तीन सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है एंड सर्विसेज सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है एंड सर्विसेज सेक्टर है। जब आपकी लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर में मूव करती है, इसको हम स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंसीडर्ड एज अ ट्रेडिशनल सेक्टर while industrial sector and services sector are considered as a modern sector. When labor force is moving from traditional agriculture sector to modern industrial or services sector, this is named as a structural change. तो ये हमने structural change को define किया in terms of employment contribution कि अगर हमारी लेबर फोर्स जो है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर से मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर की तरफ मूव कर रही है, इसको हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं और स्ट्रक्चरल चेंज भी कहते हैं। एंड इफ लेबर फोर्स एंड इफ प्रोडक्शन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंक्स एंड द प्रोडक्शन शेयर ऑफ industrial sector and services sector expands, then this is also named as a structural transformation. अगर जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन श्रिंक होता है, कम होता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर का शेयर जीडीपी में बढ़ना शुरू हो जाए, तो इसको भी जो है हम स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। ये प्रोडक्शन के लिहाज से हमने डिफाइन किया है इसको। एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से ये है कि हमारी लेबर फोर्स जो है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर से मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर की तरफ मूव करना शुरू कर दे, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज कहलाएगी। और इसी तरह अगर हमारा प्रोडक्शन का जो ट्रेंड है, मतलब जीडीपी में जो तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाए और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ना शुरू हो जाए, तो इसको भी हम स्ट्रक्चरल चेंज बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। और अगर एक काम हो रहा हो तो दूसरा भी अंडरस्टूड होगा। तो स्ट्रक्चरल चेंज इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जब रीडिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, वो ये था कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही हो और साथ में स्ट्रक्चरल चेंज हो रही हो। मींस कि आपकी लेबर फोर्स जो है वो मॉडर्न सेक्टर की तरफ मूव कर रही हो, फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर। आपकी प्रोडक्शन का ट्रेंड चेंज हो रहा हो। प्रोडक्शन का ट्रेंड चेंज होने का ये मतलब है कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर की तरफ से, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो श्रिंक हो रहा हो, जबकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की तरफ से जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सपेंड हो रहा हो। तो ये रिक्वायरमेंट बनाएगी कि ये स्ट्रक्चरल चेंज होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। जैसे पाकिस्तान 1947 में बना था, तो पाकिस्तान की उस वक्त लेबर फोर्स का
तकरीबन 76% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा था, तो रिमेनिंग 24% जो है वो इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहा था। और इस टाइम करंट मौजूदा सूरत हाल में आप देखें तो पाकिस्तान की लेबर फोर्स का 44.5 जो है % एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। 44.5% ऑफ लेबर फोर्स इज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कंट्रीब्यूटिंग ओनली 21% इनटू द टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 21% है, जो प्रीवियस ईयर के लिहाज से बहुत श्रिंक हो चुका है। एंड रिमेनिंग 56% लेबर फोर्स इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एंगेज इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर एंड कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 79% इनटू द total GDP of Pakistan. In the same way, you can take the example of any developed countries like USA. In USA, now only 1% of labor force is engaged in agriculture sector and contributing only 1% to the total GDP of USA. सिर्फ 1% लेबर फोर्स का एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है और 1% जीडीपी में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक जो है वो स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर डेवलपमेंट। क्लियर है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जाग रहे हैं बेटा, सोए तो नहीं हमें? सब लोग ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं और अपने कामों में लगे रहते हैं। जाग रहे हैं बेटा लेक्चर अटेंड किया करें, सब लोग जरा एक्टिव होके बैठा करें। सर, हम एक्टिव होके आपकी बातें सुन रहे हैं। अच्छा, नोट कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, वेरी गुड। अली मुर्तजा डार तो करता है नोट, बाकी भी क्या करें। द न्यू इकोनॉमिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। The experience of 1950s and 1960s, when many developing nations did reach their economic growth targets, but the level of living of the masses of people remained for the most part unchanged, signaled that something was very wrong with this narrow definition of economic development. Basically 1950s में 60s में देखने में आया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट्स हैं वो भी अचीव हो रहे हैं, मतलब कि जो डिजायर्ड पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है वो अचीव हो रही है। जो उन्होंने टारगेट सेट किया कि 5% हमने इस साल पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज करनी है या 4% करनी है, 10% जो इनका टारगेट था कंट्रीज का वो अचीव हो रहा था। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी कंट्रीज में हो रही थी, but still the level of the masses of people are remained stagnant. लेकिन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज नहीं हो रहा था, मेजोरिटी का वो वैसे का वैसा ही था। So it is a signal that something was very wrong with the narrow definition of economic development. Then economists and policy makers put attention towards the widespread of absolute poverty, increasing inequitable income distribution, and rising unemployment. Then policy makers ने उसकी रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अब क्यों नहीं हो रहा, मेजोरिटी का वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो स्टैग्नेंट क्यों है मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का। तो उन्होंने जो रीजन फाइंड आउट की, उन्होंने कहा कि इसकी रीजन है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस नहीं हो रही या वो मजीद इंक्रीज हो रही है, या दूसरी रीजन है कि अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में इजाफा हो रहा है, इनकम इनइक्वालिटी में इजाफा हो रहा है। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इनकम इनइक्वालिटी में इजाफा हो रहा है।
मतलब पुअर ज्यादा पुअर होता जा रहा है, रिच जो है वो ज्यादा रिच होता जा रहा है, इनकम डिस्पैरिटीज बढ़ती जा रही हैं। जैसे 1970s में जो है वो प्रोफेसर महबूब हक ने पाकिस्तान के हवाले से कहा था कि पाकिस्तान में जो है वो 22 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका पाकिस्तान की जीडीपी में 77% कंट्रीब्यूशन है, और रिमेनिंग पॉपुलेशन जो है वो ओनली 23% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। सो दिस इज अ बिग एग्जांपल ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एंड थर्ड रीजन इज राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये 3 रीजन जो है ये हो सकती हैं कि इनकी वजह से जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो इकोनॉमिस्ट पॉलिसी मेकर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन से मुतमईन नहीं थे, और फिर उन्होंने ये इस तीनों पॉइंट्स, ये मेजर प्रॉब्लम्स की तरफ जो है इनको हाईलाइट किया। ड्यूरिंग द 1970s इकोनॉमिक डेवलपमेंट, the definition of economic development came to be redefined in terms of reduction in poverty, inequality, and unemployment within the context of a growing economy. मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही हो और साथ में क्या कंडीशन है कि पॉवर्टी भी रिड्यूस हो रही हो, इनकम इनइक्वालिटी भी रिड्यूस हो रही हो, और अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो रही हो। The question to ask about a country's development are therefore what has been happening to poverty, what has been happening to unemployment, what has been happening to income inequality. तो 1970s में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन को रीडिफाइन किया गया कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही हो, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही हो, और साथ में ये चेक किया जाएगा कि पॉवर्टी पे क्या इसका इफेक्ट आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पे इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, इनकम इनइक्वालिटी पे इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी ये तीनों वेरिएबल डिक्रीज हो रहे हैं, ये तीनों वेरिएबल डिक्रीज हो रहे हैं, तब हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। और अदरवाइज अगर आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, आपकी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई वेरिएबल जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा, अगर इन तीनों में से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, इन तीनों में से कोई वेरिएबल रिड्यूस नहीं हो रहा, तो इट मींस कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही। If all three of these have declined from high level, then this has been a period of development for the country concerned. If one or two of these central problems have been growing worse, then there would be no development even if per capita income doubled. कि पर कैपिटा इनकम डबल भी हो जाए, लेकिन अगर इनमें से कोई वेरिएबल एडवर्स जा रहा है, तो इट मींस कि देयर इज नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो जो 1970s में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रीडिफाइन किया गया, वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसको ले आए कि जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनका भी रिड्यूस होना जरूरी है। इनकम बढ़ने के साथ जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनका भी रिड्यूस होना जरूरी है। यहां तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस सर, क्लियर है। ओके, मैंने स्लाइड्स भी अपलोड कर दी हुई हैं। हम 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, इसके बाद जो है वो सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।